गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग का नेक्स्ट सेट है ज्योग्राफी का सेट नंबर 7। ठीक है, आरओ परीक्षा की दृष्टिकोण से हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं। ठीक है, जिसमें आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और बाकी सब्जेक्ट जो है साइंस टेक वगैरह, ये सब आपका टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, एग्जाम के कम समय बचे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें और रिवीजन के साथ साथ इन टेस्ट सीरीज को भी अटेम्प्ट करें। क्लियर है? इससे आपके कई डाउट्स क्लियर होंगे और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एग्जाम को टैकल करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चंस को। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं इसमें और साथ ही साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एंड तक बने रहिएगा, काफी कुछ जानने के लिए मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं सीधे। नंबर 1 है किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर में नहीं मिलती है? ओके, देखिए मेडिटेरेनियन सी नीचे आपका अफ्रीका है, ओके, महाद्वीप जो, और उसके ईस्ट में देखें हम लोग कौन है भाई? ईस्ट में हिंद महासागर, और उसके वेस्ट में अटलांटिक महासागर इधर, और नीचे आपका सदर्न सी। तो इनके चारों ओर से ये अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट घिरा हुआ है। इसमें हम बात कर रहे हैं ऊपर जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ओके, इसमें तो देखिए अफ्रीका का जो ये उत्तरी भाग है ना, ये वाला हिस्सा, ये यहां पे आपका 3 देश है। ओके, जिसमें मोरक्को सबसे पहले, इधर कौन है? मोरक्को। मैं नाम लिख दे रहा हूं इनका, ध्यान से देखिए इनको। मोरक्को, इसके बाद कौन है भाई? अल्जीरिया, अल्जीरिया, और उसके बाद है ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया। ओके, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ये तीनों। यहां पे फिर आपका कौन आ जाएगा भाई? ये स्पेन। ओके, और बीच में यहां पे इधर अटलांटिक महासागर है और यहां पे आपका है कौन? भूमध्य सागर। ये है आपका मध्य सागर। क्लियर? ओके भाई, चले। तो इसमें देखें जो आपका मोरक्को है, अल्जीरिया है और ट्यूनीशिया है। ठीक है, अफ्रीका का जो सबसे नॉर्दर्न, सबसे उत्तरी देश है वो कौन है? यही ट्यूनीशिया है। ठीक है, ट्यूनीशिया की सीमा जो है ये सबसे उत्तर तक है। अगर अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से हम बात करें, ट्यूनीशिया सबसे उत्तरी देश है अफ्रीका महाद्वीप का। ओके, तो मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन्हीं तीनों देशों में एक फोल्डेड माउंटेन भी है, वलित पर्वत भी फैला हुआ है। कल हम बताया था उसको, एटलस माउंटेन, वो यहीं पे फैला हुआ है इस तरीके से। ओके, तो इधर ऊपर यूरोप, नीचे अफ्रीका, और इन दोनों के बीच में एक पतली सी जलधारा जो है, जिसको जल संधि कहते हैं, जलडमरू कहते हैं, अलग करती है, जिसका नाम क्या है भाई? जिब्राल्टर। ओके, ये सब आप पढ़े होंगे। तो चले हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि अफ्रीका देश जो है इसकी सीमा भूमध्य सागर से कौन से देश की नहीं मिलती है? तो यहां पे मोरक्को मिलती है, ओके, और अल्जीरिया इसकी भी मिलती है, ट्यूनीशिया इसकी भी मिलती है। अब ये चार्ट जो है ना, चार्ट की सीमा इससे नहीं मिलती है। चार्ट यहां पे देखें, जो ये आपका इधर लीबिया है, लीबिया के नीचे ये भू आबद्ध क्षेत्र है, यानी जो चार्ट है ये चारों ओर अन्य देशों से घिरा हुआ है, लैंड लॉक्ड है ये। ओके, जिसमें अगर हम देखें तो लीबिया हो गया, फिर कौन हो गया? सूडान हो गया, फिर इधर हो गया भाई आपका नाइजर, नाइजीरिया, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, और कैमरून हो गया। क्लियर है? इतने देश जो है इसके चारों ओर क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। इसका किसी भी न तो वाटर बॉडी से कनेक्शन है, ठीक है, यानी महासागर से हम कहें, और दूसरा ये भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? चार्ट। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? ओके, ये कुछ प्रमुख नदियां हैं एशिया की, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि साउथ की ओर कौन प्रवाहित होती है। देखिए हम रसिया को देखें, रसिया का कुछ इस तरीके से मैप, नीचे चाइना है आपका, ओके, इधर आपका रसिया। रसिया की नदियां जो है, जो यूरोप, आपको पता होगा यहां पे
एक माउंटेन है जो क्या करता है, यूरोप को एशिया से अलग करता है। रूस जो है इंटरकॉन्टिनेंटल एक कंट्री है, ठीक है, जो कि एशिया में भी फैला हुआ है। इधर वाला पोर्शन किस में आ जाएगा भाई, ये एशिया में आ जाएगा। और ये जो माउंटेन है यूराल, इसके इस तरफ जो है पश्चिम साइड में ये जो क्षेत्र है रूस का, ये किस में आता है, यूरोप में आता है, ठीक है ना। ओके, तो इसमें हम देखें नदियों का क्रम देखते हैं, तो सबसे पहले इधर एक रिवर आती है जो यूरोप यहां रसिया में फ्लो होती है। इसका नाम क्या है भाई, वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर, वोल्गा रिवर जो है ये यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ध्यान रखिएगा, वोल्गा कौन सी है, यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और ये कहां पे गिरती है, ये कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। ओके भाई, ठीक है। इसके बाद आता है एक रिवर है, इसका नाम है इर्तिश। ओके, इर्तिश, इर्तिश रिवर। और इसी की एक ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है ओब रिवर। इर्तिश और ओब, ये ओब की खाड़ी में, यहां पे है ओब की खाड़ी। ओके, लिख दे रहा हूं मैं, ओब की खाड़ी। ओके, जो कि किसके अंतर्गत है, ये कारा सी है, यहां पे कारा सागर। ओके, उसमें है ये, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कारा सी का हो गया, जिसमें ओब जो है ये ओब की खाड़ी, इसमें इर्तिश और ओब जो नदियां हैं ये आके गिरती हैं, ठीक है। ओके, यहीं पे अगर हम बात करें यूराल के, अच्छा इधर रहेंगे थोड़ा सा, एक यहीं पे यूराल माउंटेन के पास एक छोटी सी नदी है, यूराल नदी, वो भी बहती है। अब ओब इर्तिश के बाद हम बात करें एक अगली रिवर जो है येनेसी। ओके, ये भी आपका जाती है और कहां पे गिरती है, इसी कारा सी में गिरती है। और कारा सी में ये जो ओब की खाड़ी है ना, यहीं पे जाके ये भी प्रवाहित होती है। इसका नाम क्या है, येनेसी। देखिए क्रम से याद रखिएगा, ओब हो गया, वोल्गा हो गया, इर्तिश ओब हो गया, येनेसी हो गया। अब यहाँ पे बैकाल लेक है कहीं, ओके ना, नीचे इसके सदर्न प्लेन पर। और बैकाल लेक के पास से निकलती है एक रिवर, इसका नाम क्या है भाई, लीना। ओके, लीना रिवर जो है ये इसी बैकाल एरिया से निकलती है और जाके ये किस में गिरती है, यहां पे एक सागर है, इसका नाम है लैप्टेव सी। कौन सा, ये सी के नाम बड़े महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, लैप्टेव सागर। तो यहां लैप्टेव सागर में ये गिरती है लीना, ठीक है। ओके, तो ओब होगा, येनेसी होगी, लीना हो गया। और अगली जो रसिया की महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है आमूर। आमूर जो है ये देखिए चाइना है, ये चाइना के इस वाले रीजन से चाइना और रूस के साथ बॉर्डर बनाती हुई, चाइना और रूस के साथ ये सीमा बनाती है। बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जाके अंततः यहां पे है ओखोटस्क सागर, ओखोटस्क सागर, ये जाके इसमें गिरती है, ओखोटस्क सागर में जाके गिरती है। कौन सी नदी है ये, अमूर। ओके, तो यहां पे इनका क्रम देखें, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर कौन कौन हो गया, वोल्गा हो गया, उसके बाद यूराल नदी आती है, ठीक है, यूराल पर्वत के पास से। उसके बाद इर्तिश है, इर्तिश की ट्रिब्यूटरी है ओब, ये दोनों मिलकर ओब नदी कहलाती है, जो कि ओब की खाड़ी में गिरती है। और इनके बाद आएगा येनेसी, ये भी आपकी ओब की खाड़ी में गिरती है। और येनेसी के बाद आएगा बैकाल एरिया से, ये बैकाल लेक है जो विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल लेक के पास से निकलती है ये लीना नदी, और ये जाके लैप्टेव सागर में गिरती है। और इसके बाद आता है आमूर नदी, जो कि चाइना और रसिया के बीच में बॉर्डर बनाते हुए फाइनली जाके गिरती है ओखोटस्क सागर में, जाके ये गिरती है। क्लियर है, ओके। इसके उत्तरी भाग में देखिए रूस के कुछ सागर है, अगर उनका क्रम मैं बताऊं तो देखिए सबसे इधर जो है इसके पूरब साइड में, पश्चिम साइड में सॉरी, यहां पे है बैरेंट। कौन सा, बैरेंट सागर, इनका क्रम याद रखें, बैरेंट सागर। इसके बाद आएगा अगला जो है आपका कारा सागर, ये हो गया दूसरा नंबर 1, नंबर 2। इसके बाद आ जाएगा लैप्टेव सागर, और इसके इधर आ जाएगा आपका ईस्ट पूर्वी साइबेरियन सागर, ईस्ट साइबेरियन सी। और इसके इस तरफ आ जाएगा, इसका नाम है चुपची सी, CHUKCHI, ठीक है ना, सी। तो ये इनका क्रम है, ठीक है। और इसके इधर आएंगे हम लोग तो बेरिंग सी मिलेगा, पूर्वी भाग में बेरिंग सी, ओके, जो कि बेरिंग स्ट्रेट के माध्यम से क्या करता है, जो अमेरिका है उसको रूस से अलग करता है। क्लियर है, ओके। अलास्का वाला जो रीजन है, तो अलास्का और रूस के बीच में क्या आ जाता है आपका, बेरिंग स्ट्रेट आ जाता है। तो बेरिंग सी हो गया, यहाँ पे ओखोटस्क सागर हो गया, और इसके नीचे ये वाला, ये जो छोटा सा ये मैंने बनाया है, ये है आपका सखालिन आइलैंड।
रूस का सखालिन आइलैंड। ओके, और इसके ये बीच वाला जो एरिया यहाँ पे है जापान सी, जापान सागर। क्लियर है भाई? तो ये पूरब से लेके देख रहे हैं उत्तर की तरफ इन सागरों से घिरा हुआ है, तो इनका क्रम याद रखेंगे, ये पश्चिम से पूरब दिशा की ओर कि क्या है, बैरेंट सागर, कारा सागर, लेप्टेव सागर, इसके बाद ईस्ट साइबेरियन सागर और चुकची सी। ठीक है, तो इनका नाम ध्यान रखें। अब इसमें पूछा है कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। आमूर देखा हमने, कहां जा रही है भाई, ये उत्तर दिशा में जा रही है, ओखोटस सागर में गिर रही है, ये भी नहीं होगा। लीना जो है, लीना यहां से निकल रही है बैकाल के पास से, लेप्टेव सागर में उत्तर की ओर जा रही है, ये भी नहीं होगा। ओब रिवर जो है, ओब जो है ये भी उत्तर की ओर जा रही है, जाके आपका ओब की खाड़ी कारासी में गिर रही है, ये भी नहीं होगा। साल्विन रिवर की बात करते हैं। साल्विन रिवर जो है ये यहां पे आपका जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार है, वहां से निकलती है, ओरिजिनेट होती है, और वहां से चाइना, म्यांमार होते हुए, म्यांमार, थाईलैंड से भी ये बॉर्डर बनाते हुए निकलती है थोड़ा, थाईलैंड, म्यांमार थाईलैंड के बीच से होते हुए अंततः म्यांमार में प्रवाहित होते हुए, म्यांमार जो है इस तरीके से अगर हम देखें, मान लो ये म्यांमार है, तो उसके इस वाले सीमा पे ये ऐसे आती है, और यहां पे नीचे है आपका कौन सा सागर भाई, अंडमान सागर। ध्यान रखिएगा, अंडमान सागर में ये गिरती है। कई बार ऑप्शन में आपको कुछ दे देंगे कि कुछ जावा सागर, या आपको कुछ दे दिया उन्होंने कुछ चाइना सी या साउथ चाइना सी, कुछ भी दे सकते हैं आपको। तो ध्यान रखना है ये अंडमान सागर में गिरता है, कौन सी, साल्विन नदी। और देख रहे हैं डायरेक्शन किधर है, दक्षिण की ओर है, तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली नदी आपकी यही साल्विन हो जाएगी। किन किन देशों से होकर गुजर रही है, चाइना, म्यांमार एंड थाईलैंड। ओके भाई, आगे मूव करते हैं। अच्छा, इसी के साथ ये भी बता दो, ये म्यांमार वाला एरिया है, इसके इस तरह पूर्वी हिस्से में तो ये गिरती है साल्विन रिवर, और यहीं पे आपकी एक महत्वपूर्ण रिवर है जो कि वो भी निकलती है इसी एरिया से, तिब्बत चाइना से, और आपका इस नदी का नाम क्या है, इरावदी, इरावदी नदी। ओके, ये भी जाके कहां गिरती है, इसी अंडमान सागर में गिरती है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण। तो ये दो महत्वपूर्ण नदियां हैं म्यांमार की, साल्विन और इरावदी। आगे बढ़ते हैं भैया, हम डोवर जल संधि की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि है कहां पे, इसको समझे। देखिए, जो आपका ये है यूके, ओके, और इधर है आपका यहां पे फ्रांस, और नीचे इधर आपका स्पेन, और यहां पे पुर्तगाल। ओके, ये वाला एरिया। देखिए, फ्रांस जो है, और यहां पे ब्रिटेन हो गया आपका, ऊपर है इसके एक सागर है, उसका नाम है कौन सा, नॉर्थ सी या उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। क्लियर है भाई? नीचे है आपका इस वाले एरिया में, इसको कहते हैं हम छोटा सा यूरोप और फ्रांस के सीमा के बीच में, इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। क्लियर है? ओके, इंग्लिश चैनल एक छोटा सा सागरीय क्षेत्र, और यहां पे ऊपर है उत्तरी सागर, नॉर्थ सी। इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को एक जल संधि, पतली सी लाइन है ये, जलधारा दोनों लैंडमास के बीच में ये कनेक्ट करती है। क्लियर है? और इसी जल संधि का नाम क्या है भाई, आपका डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। क्लियर है? तो डोवर जल संधि किसको किससे कनेक्ट कर रही है, नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल से। कहां पे है देख सकते हैं, उत्तरी सागर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर है? ओके, चले आगे चलते हैं। अगर सेपरेट की बात किया जाए, फ्रांस और यूके को सेपरेट भी कर रही है यहां पर। चले क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, ओके, के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ये होता क्या है, इसको शॉर्ट में समझिए। इसको हम लोग ऑरोरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरोरा। ओके, ऑरोरा होता क्या है, या उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश होता क्या है? ध्रुवीय प्रकाश समझिए, ध्रुवीय ज्योति भी कहते हैं इसको। ये होता है ऐसे, ये हमारा पृथ्वी है, ध्यान से समझिएगा। इसके इधर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। चल भाई, ओके, इधर भी आपका मैग्नेटिक फील्ड है इसी तरीके से। ठीक है भाई? ओके, और यहां पे मान लीजिए कहीं पे सूर्य है, जो सूरज की तरफ से हमारी जो ये सोलर विंड आती है, कौन सी, सौर किरणें।
सोलर विंड या सौर किरणें, सौर ज्वालाएं जो है वो जब इसकी ओर आती हैं, इसमें क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल है, ओके, और कई बार प्लाज्मा भी एक तरीके से इंपल्स होता है। तो ये आगे जब बढ़ती हैं तो यहां पे देख रहे हैं ये क्या है, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय क्षेत्र के ये रेखाएं हैं, ठीक है। अब ये पावरफुल है, ये क्या करती है, इन चार्ज पार्टिकल को धकेलती है, रिपल्स करती है, ठीक है ना, अट्रैक्ट नहीं करती, इनको धकेलती है। तो इनको धकेल धकेल के क्या करता है, ये डिफ्लेक्ट कर देती है और ये फाइनली यहां से डिफ्लेक्ट होते हुए इस वाले क्षेत्र तक पहुंचते हैं। अब देखिए यहां से ये जो बीच वाला एरिया है, ये जो इसका यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे बात करें, यहां पे ये बड़ा वीक होता है। जो मैग्नेटिक हमारा क्षेत्र है पृथ्वी का, वो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के पास एक छोटा सा यहां पे लूप होल मिल जाता है इन चार्ज पार्टिकल को, यहां पे ये वीक होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, इसको क्रॉस करके, पेनिट्रेट करके पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। तो यहां से भी ये नीचे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, और जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल यहां पे प्रवेश करते हैं तो यहां पे मौजूद जो गैसेस है, ओके ना, इसमें मुख्यतः हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, इन दोनों गैसों के साथ ये चार्ज पार्टिकल जैसे ही अपनी एनर्जी देते हैं, ट्रांसफर करते हैं, क्या होता है, ये रिएक्ट करने के बाद इल्यूमिनेट करने लगते हैं, ठीक है ना। इनमें से अलग अलग प्रकाश की किरणें, ज्योति उत्पन्न होती हैं, और ये पूरे अपर लेयर में यानी थर्मोस्फीयर की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका फैल जाती है, ठीक है, दिखाई देने लगती हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ध्रुवीय ज्योति। चूंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑरोरा कहते हैं। जो उत्तरी ध्रुव की तरफ होता है उसको ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, ऑरोरा बोरियलिस, और जो दक्षिणी ध्रुव में ये घटना होती है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं, ऑस्ट्रेलिस, ओके, पॉइंट याद रखिएगा ये। अच्छा, नीचे ऑस्ट्रेलिया है तो आप इससे भी याद रख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अच्छा ठीक है, नीचे ऑस्ट्रेलिस हो जाएगा, नीचे ऑस्ट्रेलिस तो ऊपर बोरियलिस, ओके। तो कई बार ऐसे पूछ लिया गया उत्तरी ध्रुव में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है कि बोरियलिस है, ध्यान रखेंगे। तो उत्तरी में बोरियलिस, नीचे ऑस्ट्रेलिस। तो ये था इसके उत्पत्ति का कारण, क्लियर है। अब वायुमंडल की परत में देखते हैं हम लोग। देखिए वायुमंडल की जो परतें हैं उसमें सबसे नीचे आपको पता होगा लगभग 10 किलोमीटर, 0 से 10 किलोमीटर तक कौन है, क्षोभ मंडल, ओके ना। उसके बाद कौन आता है भाई, समताप मंडल। उसके बाद कौन आता है, मध्य मंडल, ओके। 0 से 10 हो गया, 10 से 50 हो गया, 50 से ये 90 हो गया, और मध्य मंडल के बाद 90 से लेके आगे ऊपर थर्मोस्फीयर या ताप मंडल कह सकते हैं, ताप मंडल हो गया, ओके ना, लगभग 400 किलोमीटर तक का, ओके। और इसके बाद जो है आपका एक्सोस्फीयर की बात करेंगे। तो अब इसमें देखिए अगर हम मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल के ऊपर आपका ताप मंडल, और ताप मंडल इसी थर्मोस्फीयर में, यहीं पे आपकी वो गैसेस है, जब ये यहां पे एंटर करती हैं और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसों के साथ रिएक्ट करके क्या करती हैं, ऑरोरा या ध्रुवीय ज्योति को उत्पन्न करती हैं। तो ताप मंडल। अब यहां पे देखिए एक क्षोभ मंडल तो आंसर नहीं होगा, समताप मंडल भी आंसर नहीं होगा, ओके। बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर इसको कहते हैं हम लोग, ये भी उत्तर नहीं होगा, ओके। अब आयन मंडल क्या है, आयन मंडल ताप मंडल का ही एक पार्ट है जो कि थोड़ा मध्य मंडल से लेके और ये एक्सोस्फीयर तक फैला हुआ है। यानी अगर इसकी हम सीमा की बात करें लगभग 80 से लेके 600 किलोमीटर तक की रेंज। तो मुख्यतः यह तापमंडल में यानी थर्मोस्फीयर में है, लेकिन इसका स्टार्टिंग हो जाती है मध्य मंडल के ऊपरी भाग से लेके एक्सोस्फीयर के निचले पार्ट तक, ओके। तो 80 से 600 किलोमीटर एरिया में ये क्या पाया जाता है, आपका आयन मंडल पाया जाता है, ओके। इसको आयन मंडल क्यों कहते हैं, आयन मंडल में क्या होता है, आपके जो गैसेस होती हैं, जब कॉस्मिक रेज जो सूर्य से आने वाली किरणें होती है, हाई एनर्जी किरणें, जिसमें एक्स रेज हो गया, ठीक है ना, और यूवी रेज हो गया, ये जब इस आयन मंडल में मौजूद या ताप मंडल में मौजूद जो गैसेस है उनके साथ जब ये रिएक्ट करती है तो उतनी एनर्जी पा के इन गैस के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो है वो अलग हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इस पूरे लेयर में फैल जाते हैं, ठीक है ना। और जब ये इलेक्ट्रॉन फैल जाते हैं तो यहाँ पे एक लेयर के रूप में ये फॉर्म होते हैं, उन लेयर को हम लोग आयन मंडल जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे डी ई एफ लेयर, ओके ना। एफ को F1 F2 भी कहते हैं, फिर यहाँ पे
DEF लेयर, ये ऐसे लेयर में अरेंज हो जाते हैं। क्लियर है? ये जो लेयर है ये अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए काम करते हैं, और बेसिकली इसमें आयन मंडल जो होता है इन्हीं चार्ज पार्टिकल की लेयर की वजह से क्या करती है, ये रेडियो कम्युनिकेशंस को बड़ा आसान बनाती है। और नीचे से रेडियो वेव्स जब यहाँ पे ट्रांसमिट की जाती है उनको ये रिफ्लेक्ट करती है लेयर, ओके, और रिफ्लेक्ट करने के बाद दूसरे ग्राउंड पे मौजूद किसी एंटी रिसीवर के द्वारा उन सिग्नल्स को कैच कर लिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो हो गया उसको, नेविगेशन जो हो गया उसको ये क्या बनाती हैं, मतलब सुगम्य बनाती हैं। क्लियर है? तो आयन मंडल इसलिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। जो महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन सैटेलाइट वगैरह इन सब की बात करें, मैक्सिमम इसी मंडल में ही क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। ठीक है ना? तो ये आयन मंडल जो है इसी में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है? अगर आयन मंडल की जगह ताप मंडल होता है या थर्मोस्फीयर जिसको कहते हैं, तो भी वो आपका करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे उत्तर हो गया आपका आयन मंडल। क्लियर है? आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। नीचे दिया गया है सूची, इधर है माउंटेन, इधर है उनके लोकेशन। ठीक है? देखिए माउंट एटना की बात करते हैं। माउंट एटना जो है भूमध्य सागर जो है, ओके, भूमध्य सागर में जो आपका जो इटली है ना, ये इटली है मान लीजिए, और इटली के इस तरफ एक आइलैंड है छोटा सा, उसका नाम है सिसिली, सिसिली द्वीप। ओके, और इसी सिसिली द्वीप के पूर्वी भाग में एक वॉल्केनिक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, माउंट एटना। क्लियर है भाई? तो इटली के पार्ट में है ये हालांकि, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो सिसिली द्वीप पर है ये माउंट एटना। तो आपका आंसर हो गया ये। माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस जो है ये एक्टिव वॉल्केनो है, ओके, और यूरोपियन मेनलैंड, यूरोपीय मुख्य भूमि पर कुछ गिने चुने एक्टिव वॉल्केनो में से एक है। ये इटली जो है ना, इटली में यहां पर, ठीक है ना, यहां पे सिचुएटेड है, और ये जो नेपल्स की खाड़ी है, यहीं पे आपका नेपल्स की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी? नेपल्स की खाड़ी, की खाड़ी, उसी में ये सिचुएटेड है। कौन? माउंट विसुवियस। तो इटली हो गया, इटली, और यहां पे ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं नेपल्स की खाड़ी, नेपल्स की खाड़ी। क्लियर भाई? ओके। तो इटली के पश्चिमी भाग में ये आपको देखने को मिलेगा। माउंट येरिबस, या इसको कहते हैं इरेबस, माउंट इरेबस, ये बड़ा महत्वपूर्ण माउंटेन है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। देखिए जो अंटार्कटिका है ना आपका, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका, ओके, अंटार्कटिका महाद्वीप पर आपका जो रॉस आइलैंड है, वहां पे एक आइलैंड है रॉस आइलैंड, उस आइलैंड पर सिचुएटेड ये अंटार्कटिका का सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन है। याद रखिएगा कौन सा? सेकंड हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन, माउंटेन इरेबस, ओके, जो कि रॉस द्वीप अंटार्कटिका पर है, अंटार्कटिका पर। क्लियर है भाई? और अगर हम बात करें, अच्छा ये सेकंड हाईएस्ट है, टॉप हाईएस्ट कौन है? तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी पर्वत है, ओके, उसका नाम है, हाईएस्ट जो है उसका नाम है माउंट सिडले, सिडले, ओके, SIDLEY, माउंट सिडले। ठीक है? ये एक तरीके का डोरमेंट या सुषुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में आता है, और माउंट सिडले जो है ये हाईएस्ट, लगभग 4100 समथिंग मीटर हाइट है इसकी। ओके, तो ये माउंट सिडले अंटार्कटिका का सबसे हाईएस्ट हो गया। सेकंड हाईएस्ट हो गया आपका माउंट इरेबस। क्लियर है भाई? ओके, और अगला बात करते हैं माउंट कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी की बात करें अगर हम, तो ये इक्वाडोर जो है, साउथ अमेरिकन कंट्री इक्वाडोर, ओके, इक्वाडोर के पास, जो कि विषुवत रेखा के क्लोज है, इक्वाडोर के पास, मतलब इक्वाडोर में ये माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है? माउंट कोटोपैक्सी, तो इक्वाडोर हो गया। क्लियर है? तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, तो आप इनको मैच कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4, 3 और भाई 1, 2, 4, 3, 1, 2 जो भी होगा आपका बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका का सींग, या इसको हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? देखिए जो अफ्रीका रीजन है, ओके, इसकी हम बात करें कुछ इस तरीके से। ठीक है भाई? ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, यहां पे ये अरेबियन पेनिनसुला, यहां पे, ठीक, ये आपका बीच में जो वाटर बॉडी है ये है आपका लाल सागर, रेड सी, और थोड़ा सा और आगे। अब इसमें देखें भाई, ये जो हिस्सा है
उठा हुआ पोर्शन इतना दिखाई दे रहा है, इतना वाला हिस्सा, इसी को हम लोग हॉर्न कहते हैं, ठीक है ना, या अफ्रीका की सींग कहते हैं, ठीक है। सींग की तरह, जैसे वन हॉर्न राइनो देखा है ना, गैंडा, उसकी सींग निकली रहती है, ऐसे। तो एक इसकी सींग जो है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से देश होते हैं, और क्वेश्चन क्या है कि कौन नहीं है। तो इसमें देखिए, याद रखिए, इसमें आपके 4 प्रमुख देश हैं। ओके, आप इस कोड से भी याद रख सकते हैं। कौन कौन है भाई? सोमालिया पहला देश है, सोमालिया। ओके, दूसरा है इरिट्रिया, इरिट्रिया। ओके, नेक्स्ट है इथियोपिया, इथियोपिया। ओके, और अगला है जिबूती, जिबूती। क्लियर है? तो ये आपके 4 देश, सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये 4 देशों को ही किसमें शामिल करते हैं हम लोग? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसके अलावा जो भी इसमें होगा उसको हटा देंगे। तो इथियोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया हो गया। सूडान आपका इसमें शामिल नहीं होगा, सूडान यहां पे है कहीं नीचे। ओके ना, तो आंसर में आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेथ वैली अवस्थित है। देखिए, डेथ वैली जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका का जो दक्षिण पश्चिमी हिस्सा है, जहां पे आपका कैलिफोर्निया राज्य है, ठीक है ना। कैलिफोर्निया राज्य जो है उसमें कैलिफोर्निया के पूर्वी भाग में ये सिचुएटेड है। ओके ना, पहली बात। और डेथ वैली जो है वहां अफ्रीका, यूएसए में, ये वहां का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे गर्म और उष्ण स्थान है, ठीक है ना। ओके, तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जो आपका रोकी श्रेणियां हैं उन्हीं के मध्य में ये सियरा नेवादा, सियरा ग्रांडे, ये सारी इसके आसपास जो है माउंटेन रेंज पड़ती हैं। क्लियर है? ओके, तो कैलिफोर्निया राज्य में आपकी यही डेथ वैली स्थित है, और वहां पे इसी नाम से डेथ वैली नेशनल पार्क भी बनाया गया है। क्लियर है? ओके, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है। वायुमंडलीय दाब, पहला क्वेश्चन तो यही बताओ कि वायुमंडलीय दाब किस पे मेजर करते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब जो है उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो यंत्र का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं भाई? बैरोमीटर। ओके, बैरोमीटर मरकरी जो होता है उस पे, उसको यूज करके इस पैमाने का यूज किया जाता है। मरकरी पैमाने पे ये काम करता है बैरोमीटर, ठीक है। और नॉर्मली जो होता है 76 जो सेंटीमीटर का इसकी जो हाइट होती है, यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है हमारा सामान्य इतना होता है 76 मरकरी पारे पर इसकी स्केलिंग। ओके, वायुमंडलीय दाब होता क्या है कि किसी भी स्थान पर उसके ऊपर जो वायुमंडल है, ठीक है ना, उस पार्टिकुलर एरिया पे, पार्टिकुलर क्षेत्र पे जो उसके ऊपर सिचुएटेड जो एयर की लेयर है, ठीक है ना, वायुमंडल की लेयर है, उसके द्वारा जो जितना भार लगाया जा रहा है, दाब लगाया जा रहा है, वही क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्लियर है? ओके, तो जब हवाएं ठंडी होती है ना, तो हवाएं ठंडी होके क्या होती है? वो नीचे बैठती है। तो वहां पे वायुमंडलीय दाब क्या होगा भाई? नीचे बैठ रही है तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगी तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। और हवाएं जब गर्म होती है तो वो हल्की होती है, तो वो दाब नहीं लगा रही है बल्कि अब वो ऊपर जा रही है। तो ऐसे में नीचे क्या होगा? दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। तो वायुमंडलीय दाब कह रहा है अचानक से गिरना। तो बैरोमीटर पे जब हम देखें कि अचानक से जो बैरोमीटर पैमाना है वो तेजी से जब नीचे की ओर गिरता है, तो वो इंगित क्या करता है? अचानक से लो प्रेशर को। और ये जो लो प्रेशर होता है ये किसका कारक होता है भाई? ये चक्रवात का मुख्य रूप से कारक होता है। चक्रवात हुआ, तूफान हुआ। ओके, अगर तेजी से डाउन होता है तो चक्रवात की कंडीशन बन रही, अगर धीरे धीरे ये गिर रहा है तो तूफान जैसी कंडीशन बन सकती है। क्लियर है? ओके, तूफान और वर्षा, थंडरस्टॉर्म वगैरह ये सब आ सकते हैं इसमें। तो ये अगर ये तेजी से बढ़ रहा है तो वहां पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है, प्रति चक्रवात की स्थिति बनती है। इसमें मौसम साफ रहेगा, आसमान स्वच्छ रहेगा, ओके ना, और शांत रहेगा। तो इसको कहते हैं हम लोग प्रति चक्रवात। इसी का उल्टा हो गया चक्रवात, जिसमें मौसम अशांत होता है, वर्षा, तीव्र वर्षा तेज हवाओं के साथ, तड़ी झंझार थंडर स्टॉर्म के साथ होती है। ठीक है? ओके, तो यहां पे अचानक से वायुमंडलीय दाब गिर रहा है तो बैरोमीटर क्या बताएगा भाई? कि वहां पे क्या होगा? आपका तूफान की कंडीशन बनेगी। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। क्वेश्चन, हाँ, अगला है
क्वेश्चन नंबर 9, बरमूडा ट्रायंगल के बारे में दिया गया है। आप लोगों ने बहुत सारे इसके किस्से कहानी सुने होंगे, ओके, बहुत सारी मूवीज बनाई गई हैं, ओके, लेकिन ये उनसे कुछ हटके बरमूडा त्रिभुज जो है ये अवस्थित है कहां पर है। तो देखिए इसकी हम लोकेशन की बात करें, मैं सीधे मैप पे ले आता हूं आपको। ये आपका अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, यहां पे देख रहे हैं ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये फ्लोरिडा हो गया आपका, नीचे आपका कैरेबियन वाला हिस्सा हो गया जिसमें क्यूबा हो गया, हैती, जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक, ओके, और यहां पे देखें ये प्यूर्टो रिको जो कि अमेरिका यूएसए का पार्ट है, ओके, उसी का एक आइलैंड है, इस पे यूएस की टेरिटरी है। तो प्यूर्टो रिको जो है इस वाले एरिया से अगर हम ले, इस पॉइंट को ले लिया हमने, दूसरा होगा मियामी, मियामी ये फ्लोरिडा में है, मियामी बीच का नाम सुनेंगे, मियामी, और यहां पे बीच में है बरमूडा जो कि यूके की टेरिटरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बरमूडा किसकी टेरिटरी है, यूके की, यूएसए वगैरह मत लगाइएगा, ओके। तो अब ये 3 पॉइंट है, इन तीनों लोकेशंस को हमने जब अटलांटिक ओशन में यहां पे मिलाते हैं तो इसको क्या बन गया भाई, ये बरमूडा ट्रायंगल, इसी को कहलाता है। तो ये ट्रायंगल जो है इन 3 लोकेशंस को मिलाने से बना है, मियामी, प्यूर्टो रिको एंड बरमूडा, ओके, जो कि किसका पार्ट है भाई, ये आपका उत्तरी अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलें, तो हो गया भाई उत्तरी कहां है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे, कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है। कालाहारी मरुस्थल देखिए जो आपका अफ्रीका है, ये वाला रीजन, ओके, अफ्रीका का जो ये वाला हिस्सा है ना, यहां से देखिए एक तो जलधारा निकलती है, कौन सी जलधारा हमने बताया था, एक ठंडी जलधारा है जिसका नाम है बेंगुएला, ओके। इस जलधारा की वजह से यहाँ पे ड्राई इफेक्ट पड़ता है, साथ ही साथ इन एरियाज में जो ट्रेड विंड वगैरह का इफेक्ट होता है वो पश्चिम तक आते आते कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये हवाएं शुष्क होती हैं, और साथ ही साथ ये ठंडी हवा जो ठंडी जलधारा है इस एरिया में ड्राई इफेक्ट पैदा करती है, तापमान को गिरा देती है, जिसकी वजह से वायु में नमी खत्म हो जाती है, वर्षा की स्थिति के लिए प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती, जिसके कारण अगर हम इस हिस्से पे देखें तो नामीबियन डेजर्ट और कालाहारी डेजर्ट जैसे 2 बड़े मरुस्थल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम बात कर रहे हैं कालाहारी मरुस्थल की। कालाहारी मरुस्थल जो है मुख्य रूप से आपका बोत्सवाना में, लगभग इसका मैक्सिमम पार्ट जो है बोत्सवाना में, इसके अलावा ये नामीबिया में भी कुछ एरिया में पड़ता है। तो नामीबिया और बोत्सवाना इस एरिया में आपका कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है, ठीक है। शुतुरमुर्ग वगैरह जो होते हैं आपको इसी एरिया में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये अगर हम बात करें खनिज धात्विक खनिज जो होते हैं उनकी दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जैसे डायमंड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इस तरीके की महत्वपूर्ण धातुएं, गोल्ड हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण धातुएं इस डेजर्ट में मिलती हैं। क्लियर है, ओके। तो बोत्सवाना और नामीबिया जो है इन क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे नदी कहां पे बहती है, रियो ग्रांडे नदी जो है वो यूएसए ऊपर, यूएसए नीचे मैक्सिको, यूएसए और मैक्सिको के बीच में बहती है। यूएसए से ये आती है, ओके, जो कोलोराडो उसका प्रांत है वहां से ये ओरिजिनेट होकर आती है, ओके। रॉकीज माउंटेन श्रेणियां हैं उन्हीं से, और नीचे यूएसए में दक्षिण की ओर, दक्षिण पूरब की ओर बढ़ते हुए यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पे ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्लियर है, यूएसए और मैक्सिको के बॉर्डर पे जब ये सीमा बनाती है, क्लियर है भाई, तो यहां पे अरे यार होल्ड, हाँ चलिए, तो उनके बीच में ये सीमा बनाते हैं, और सीमा बनाने के बाद कहां जाती है ये, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में, गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की जो खाड़ी है उसमें जाके ये गिरती है। क्लियर है इतनी बातें, तो ये अमेरिका और मैक्सिको के मध्य सीमा भी बनाती है। तो मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा बनाती रियो ग्रांडे नदी, बड़ी महत्वपूर्ण नदी है वहां की, ठीक है। ध्यान रखिएगा कहां गिरती है ये, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में, ओके। प्रधान यामी उत्तर गुजरती है, ओके, कहां से गुजरती है प्रधान यामी उत्तर, ये हम बात कर रहे हैं प्राइम मेरिडियन की, प्राइम मेरिडियन, ओके। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, देशांतर रेखा,
जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान याम्योत्तर रेखा, मध्याह्न प्रधान याम्योत्तर रेखा या प्राइम मेरिडियन, ये अगर हम देखें जो लंदन का जो ग्रीनविच, लंदन में ग्रीनविच जो ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है ना, वहीं से होके गुजरती है। इसको जीएमटी के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए ग्रीनविच मेन टाइमलाइन जो होता है आपका जीएमटी। और आपका ये 0 डिग्री अक्षांश से फैला हुआ है। 0 डिग्री जो है ये अगर हम देखें, ये 3 महाद्वीपों से होके गुजरता है, 3 महाद्वीपों से होके गुजरता है। कौन कौन से? सबसे पहले उत्तर में यूरोप, फिर नीचे आएगा अफ्रीका और उसके नीचे आएगा अंटार्कटिका। क्लियर है? इनसे होके ये गुजरती है। और नीचे अगर हम बात करें, जो दक्षिण अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन में ये किसके साथ, विषुवत रेखा के साथ क्या करती है, उनको क्रॉस करने का काम करती है। अगर विषुवत रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा को ये अटलांटिक ओशियन में कट करती है। क्लियर है? और अफ्रीका जो है उसके ये पूर्वी पश्चिमी भाग में ये उनको कट करती है। अब हम बात करते हैं सीधे 0 डिग्री देशांतर रेखा की, कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। भाई कॉन्टिनेंट तो हमने देख लिया, महाद्वीप की, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया और अंटार्कटिका से। अब देशों की बात करें तो देखिए इसमें जो देश हैं उनके नाम क्या क्या है, वो सारे देशों के नाम बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या है। टोगो, ओके, एक कंट्री है यहीं पे, अफ्रीका रीजन में मिलेगा आपको। टोगो, यूके, माली, ओके, स्पेन, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, बुर्किना फासो और फ्रांस, ओके, और भाई कौन हो गया आपका, घाना। क्लियर है? ओके, तो कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देशों से ये होके गुजर रही है। क्लियर है? ओके, टोगो जो कि अफ्रीका में है, यूनाइटेड किंगडम हो गया आपका लंदन से जहां से होके गुजरती है, फिर माली हो गया अफ्रीका में, स्पेन, यूरोप, अल्जीरिया अफ्रीका, बुर्किना फासो अफ्रीका एंड फ्रांस हो गया आपका, और घाना हो गया। ठीक है ना? इन सब देशों से होके ये गुजरती है। क्लियर है भाई? ओके, तो चलिए, तो इसमें हम देख लें किस किस देश से होके गुजरती है। अल्जीरिया, हाँ गुजरती है। नाइजीरिया नहीं गुजरती। फ्रांस से गुजरती है। पुर्तगाल से नहीं गुजरती। तो आंसर हो गया 1 और 2। क्लियर है? ओके, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड जो है, छोटे खगोलीय पिंड है, ठीक है बात, जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। ठीक है, तो जो सौर मंडल है हमारा, उसमें जो ग्रह हैं, ठीक है, उनके जो, जब इनका फॉर्मेशन हुआ था, ग्रहों का निर्माण हुआ था, और उसी समय इनके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, चट्टानी टुकड़े, उन्हीं से ही इन क्षुद्र ग्रहों का भी निर्माण हुआ। तो यानी इनकी उत्पत्ति का बात करें, इनकी उत्पत्ति तभी से मानी जाती है जब ग्रहों का निर्माण हुआ था। ठीक है ना? ओके, तो इन छोटे टुकड़ों को, क्षुद्र ग्रहों को, जो कि सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर भी लगाते हैं, ठीक है ना? ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मुख्य रूप से ये जो क्षुद्र ग्रह की पेटी है, जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, ये अगर हम देखें तो जो हमारा पृथ्वी है, इसके बाद हम मंगल ग्रह की बात करें, मंगल, और मंगल के बाद जो आएगा आपका जुपिटर या बृहस्पति, बृहस्पति। ओके, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक नैरो बैंड पाई जाएगी, जिसके मध्य क्या होते हैं, ये आपका इस तरीके से सूर्य के चारों ओर ये बैंड दिखेगा। ठीक है, बीच में कहीं पे सूर्य मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये जो पेटी है मंगल के और बृहस्पति के बीच में, क्षुद्र ग्रहों की पेटी है, इसमें छोटे बड़े आपके जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ओके, वो देखने को मिलते हैं। तो यही पेटी जो है आपका किसके बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में हो जाएगी। क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है, किससे संबद्ध है? रिंग ऑफ फायर का मैंने बताया था आपको कि जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है ना, प्रशांत महासागर में साउथ ईस्ट एशिया इधर से लेके और पूरा आपका दक्षिण अमेरिकी तट तक, तो वहां पे अगर हम बात करें, इस तरीके से ये पूरा रेंज फैला हुआ है, जिसमें अगर हम देखें, ये इसमें बहुत छोटी बड़ी छोटी छोटी प्लेटें हैं, और ये आपस में क्या होती है, हमेशा इंटरेक्ट करती रहती है ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से। प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया के कारण ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिनके कारण क्या होता है भाई, जिनके कारण यहाँ पे
प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं, और प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट्स होने की वजह से ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, सबडक्ट करती हैं, वोल्केनिज्म होता है, जिसकी वजह से इस एरिया में आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, एक्टिव वोल्केनो मिलेंगे, पहली चीज। और जब टकराती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक भी जनरेट होता है, क्योंकि अर्थक्वेक जब ये आता है किसमें, जो सागर के बेस पर आता है, नितल पे आता है, बॉटम पे, तो उसकी वजह से सुनामी वगैरह भी जनरेट होती है, ठीक है ना। तो ये जो कारक हैं ये सब इस रिंग ऑफ फायर में देखने को मिलते हैं, क्लियर है। तो ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र का ही भाग है जिसमें ये आपको लक्षण देखने को मिलते हैं, उसी को नाम दे दिया गया रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय। तो ये किससे संबद्ध है, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, जंगल की आग से मतलब नहीं है, और प्रशांत महासागर से संबंधित है। ओके, तो 1, 2 एंड 3 कहां है, ये आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रकेंसबर्ग पर्वत है, कहां पर है भाई ड्रकेंसबर्ग, देखिए जो हमारा अफ्रीका है ना, अफ्रीका, अफ्रीका का ये वाला हिस्सा जो है, यहां पे आपका कौन सा देश है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो है वो इस वाले हिस्से में है, ठीक है। और यहाँ पे एक वलित पर्वत है, ठीक है। अफ्रीका मैंने बताया था बड़ी स्टेबल प्लेट है, ओके, ज्यादा ये तामझाम नहीं करती है, स्टेबल है, शांत है। अब इसमें हम देखें, आपको दो जगह वलित पर्वत मिलेंगे, एक तो उत्तर की ओर मिलेगा, उत्तर पूर्व की, उत्तर पश्चिम की ओर, जो कि एटलस माउंटेन के नाम से जाना जाता है, एटलस पर्वत। और एक दक्षिण में इधर मिलेगा, दक्षिण अफ्रीका की तरफ, जिसको हम लोग ड्रकेंसबर्ग पर्वत कहते हैं, ड्रकेंसबर्ग पर्वत कहते हैं, ठीक है ना। ओके, ये जो ड्रकेंसबर्ग पर्वत है ये भी आपका एक वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। कल मैंने बताया था इसी पर्वत श्रेणी में एक जलप्रपात है जो यहाँ का हाईएस्ट है, उसका नाम क्या है भाई, टुगेला जलप्रपात, टुगेला जलप्रपात। ओके, तो वो भी यहीं पे अवस्थित है, क्लियर है। तो ये दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा ड्रकेंसबर्ग पर्वत। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित जल डमरू के मध्य में निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस जल डमरू में से एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम तथा फ्रांस को जोड़ती है। सिंपली क्वेश्चन कह रहा है कि जो यूके है और फ्रांस है, क्लियर है, इसमें कौन सा स्ट्रेट जो है जल डमरू है, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है, या एक तरीके से कह लें उनको कनेक्ट कर रहा है, या सेपरेट भी कह सकते हैं। बेसिकली जल डमरू क्या करते हैं, लैंड मास को अलग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुख्य उस जल डमरू के बारे में पूछा गया। तो हमने देखा ये हमारा यूके हो गया मान लो, और इधर हो गया हमारा फ्रांस। ओके, यूके, इसके इधर कौन सा सागर है भाई, उत्तरी सागर, नॉर्थ सी जिसको कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे कौन है भाई, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। ओके, अब इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर जो है इसको कनेक्ट करता है यहाँ पे एक, उसका नाम क्या है, डोवर स्ट्रेट। क्या नाम है, डोवर स्ट्रेट। और यही डोवर स्ट्रेट जो यूके और फ्रांस को भी कनेक्ट कर रहा है या सेपरेट कर रहा है, कह सकते हैं, सेपरेट कहना ज्यादा उचित होगा। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं नेक्स्ट, उत्तरी कोरिया तथा दक्षिण कोरिया की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। उत्तरी कोरिया जो आपका ये रसिया, देखें रसिया के नीचे इधर वाला हिस्सा आपका, तो यहाँ पे चाइना, और यहाँ पे चाइना के पास में नीचे आते हैं चाइना, और जापान सागर जो है उसके पूरब साइड में पड़ जाएगा। इस तरफ हम देखें तो यहाँ आपको कोरिया ये जो है इस तरीके से एक द्वीप दिखाई देगा, ओके, जिसमें अगर हम देखें उत्तर की पार्ट में उत्तरी कोरिया, दक्षिण में आपका साउथ कोरिया, और इन दोनों के बीच में जो सीमा बनाती है वो 38 डिग्री 38 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है वो सीमा बनाती है, क्लियर है। तो ये सीमा जो है ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करती है, 38 डिग्री अक्षांश रेखा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछ ली जाती हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच पूछ लिया जाता है, 49 डिग्री है ना, ओके। तो ऐसे ही कुछ और भी है, ओके। मैगी नॉट जो लाइन है वो किसके बीच है, मैकमोहन लाइन, डूरन लाइन, ओके। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं, इनको याद रखें। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है। देखिए हॉर्मुज जल संधि कहां पर है, जो आपका ये है, ओके, यहां पे है आपकी एक कंट्री, उसका नाम है ओमान। क्या नाम है भाई, ओमान, ओके। यहां पे इंडियन ओशियन हो गया, और इधर हो गया आपका ये पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी कह लीजिए इसको, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ जिसको हम लोग कहते हैं। और यहां पे है ईरान, और इधर है आपका पाकिस्तान,
ओके। अब देखिए यहां पे आपका जो ओमान कंट्री है, इसकी वजह से इसको हम लोग कहते हैं ओमान, गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इतनी बात क्लियर है? यानी एंट्री पॉइंट पर कौन मिलेगा? ओमान की खाड़ी। फारस की खाड़ी में घुसने से पहले ओमान की खाड़ी से होकर गुजरना पड़ेगा। अब फारस की, ओमान की खाड़ी है, अब जैसे ही यहां से जाएंगे तो ओमान और ईरान के बीच में एक पतला सा नैरो वाटर बॉडी मिलेगी, जिससे होके एक गेट है, एक तरीके से इसको गेट ऑफ पर्शियन गल्फ भी कह सकते हैं। तो ये जो है पतला जो लाइन है, यानी ये गेट है, इसी को, इस जल संधि को हम लोग क्या कहते हैं? हॉर्मुज जल संधि कहते हैं। ये वाली हॉर्मुज जल संधि वो यही है। तो किसको कनेक्ट कर रही है? ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ने का काम कर रही है। तो आंसर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है? ओके। नीचे अच्छा, ये जो आपका अरेबियन जो पेनिनसुला है, इसके यहाँ पे देखें लाल सागर है, लाल सागर, रेड सी, और रेड सी के बाद यहाँ पे आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। अब यहाँ पे अदन की खाड़ी हो गया, ठीक है, और बीच में लाल सागर, और इनको बीच में जो जोड़ने का काम कर रहे हैं वो कौन सी जल संधि करती है? तो उसका नाम क्या है भाई? बब अल मानदेब, बब अल मानदेब। ओके। तो ये कुछ अरेबियन पेनिनसुला के उत्तर और दक्षिण में महत्वपूर्ण जल डमरू हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। ये लाल सागर को अदन खाड़ी से, और ये हॉर्मुज जल संधि ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से कनेक्ट करने का काम करती है, और ईरान और ओमान के मध्य में उनको सेपरेट भी करती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? देखिए ये नोबल गैस है, ओके, ये अक्रिय गैस है, ये ज्यादा रिएक्ट नहीं करती है किसी से। इसमें हम बात करें, हीलियम पाया जाता है, आर्गन पाया जाता है, नियोन भी ये हमारे एटमॉस्फेयर में फ्रीली पाए जाते हैं, ठीक है। रेडॉन जो होते हैं, रेडॉन की बात करें तो ये रेडॉन जनरली आपका, इनकी प्रोडक्शन होता कैसे है ये समझिए पहले। इनका जो उत्पत्ति होती है वो मृदा से या चट्टानों से होती है, ठीक है ना, सॉइल और जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर से ये निकलती है। क्लियर है? ओके। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है जनरली, इसीलिए बोला भी जाता है कि जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने पे या उससे आने से पहले जो संकेतक होता है उसके रूप में रेडॉन गैस को भी हम कंसिडर करते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो समझिए वहां पे भूकंप आने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब वो वाइब्रेशन हो रहा है, चट्टानें इधर उधर खिसकती हैं, तो उससे ये गैस जो होता है उन्हीं चट्टानों के मध्य से होके एटमॉस्फेयर में आता है। तो रेडॉन गैस एक तरीके की ये रेडियो एक्टिव गैस है, रेडियो एक्टिव गैस है, ओके। क्लियर है? ओके। जैसे यूरेनियम का डिके होता है ना, तो उसमें रेडॉन गैस ये रिलीज होती है, तो यूरेनियम के नेचुरल डिके से ये गैस उत्पन्न होती है। क्लियर? ओके। तो रेडॉन गैस की बात करें, ये हार्मफुल भी गैस है, इससे लंग कैंसर जैसी बीमारियां जो है ये हो सकती हैं, ठीक। और ये हमारे नोबल गैसों में कंसिडर किया जाता है, जो कि हमारे जनरली वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं होती है, अर्थक्वेक होता है या न्यूक्लियर अटैक होता है, उन सब जगहों पे ये गैस मिलेगी आपको। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। देखिए 10 डिग्री चैनल जो है ये 10 डिग्री अक्षांश है, ये अक्षांश रेखा है आपकी। क्लियर है? अब इसकी बात करें तो देखिए अंडमान निकोबार में चलते हैं। अंडमान निकोबार में सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, ठीक है। उसके बाद है आपका मिडिल अंडमान, ओके। इसके बाद है आपका साउथ अंडमान, साउथ अंडमान, या इसको लोअर अंडमान भी कह सकते हैं हम लोग। और यहां पे आपका आ जाएगा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। ये उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। इसके बाद कौन आएगा भाई? कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका लिटिल, और फिर आ जाएगा आपका ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ओके। तो ये इनका क्रम है। अब इसमें देखें जो आपका अंडमान और निकोबार है, इसमें लिटिल अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार, इनके मध्य जो लाइन है वो है 10 डिग्री की लाइन, 10 डिग्री अक्षांश रेखा इनके मध्य। तो 10 डिग्री अक्षांश रेखा एक तरीके से देखें अंडमान को निकोबार से अलग करती है, या स्पेसिफिक रूप से बात करें तो ये लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट करती है। पहला पॉइंट क्लियर है? तो ये आपको कंफर्म। अब देखिए यहां पे अंडमान में चलते हैं। लिटिल अंडमान के ऊपर कौन है? साउथ अंडमान या लोअर अंडमान भी कहते हैं। इसी में आपका पोर्ट ब्लेयर जो है वो इसी साउथ अंडमान में, ठीक है। अब लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को ये बीच में जो अलग करता है, इसको कहते हैं हम लोग, जल संधि को कहते हैं डंकन पास,
क्या कहते हैं भाई? डंकन पास, इसका नाम याद रखिएगा। क्लियर है? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। यहीं पे नॉर्थ अंडमान है, यहाँ पे कोको आइलैंड है, कोको आइलैंड म्यांमार की टेरिटरी, इनके मध्य है कोको स्ट्रेट, कोको जल संधि, तो कोको और नॉर्थ अंडमान को अलग करती है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। जो ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार सबसे नीचे, यहीं पे इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी है। ओके, और दो चैनल और है, उनका भी मैं साथ साथ बता देता हूं। एक है आपका कौन सा? 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है भाई आपका, देखिए नीचे है यहां पे मालदीव, ओके, मालदीव, और ऊपर है आपका लक्षद्वीप। ये पूरा लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप का एक सबसे बड़ा जो आइलैंड है, द्वीप है, वो है मिनिकॉय, मिनिकॉय, और ऊपर हो गए आपके बहुत सारे छोटे छोटे लक्षद्वीप के पार्ट। ओके, तो लक्षद्वीप। क्लियर है इतनी बात? तो मिनी मालदीव और मिनिकॉय, या मिनिकॉय ऑप्शन में ना हो तो लक्षद्वीप भी दे सकते हैं वो लोग, लेकिन जनरली यही देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है कौन सी लाइन? 8 डिग्री चैनल। 8 के बाद 9 आता है ना, तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य आइलैंड से अलग करती है। ध्यान रखिएगा, मिनिकॉय को, जो कि लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है, उसको लक्षद्वीप के अन्य आइलैंड से अलग करती है। ठीक है ना? तो इसको हम कहते हैं 9 डिग्री चैनल, और उसके नीचे 8 डिग्री चैनल जो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। तो ये दोनों आपका लक्षद्वीप से रिलेटेड है, और 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान निकोबार के बारे में हमने बता दिया। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चन में भाई हमारा यही था। ओके, आपका ये प्रैक्टिस सेट का आंसर की है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मैच करने के लिए, लीजिए फटाक से। चले, तो फिर ये था आपका आज का सेट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट के साथ, ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक, तो आप लोग अपनी कंटिन्यू तैयारी जारी रखें, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी। क्लियर है? ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।